हमारी जो चर्चा है तीसरे सबूत पे न करके हम पहले प्राइमरी सोर्स पर फोकस करेंगे, जो नालंदा विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों ने अपने आंखों से देखा लिखा था और जो आज की डेट में आर्कियोलॉजी से जमीन फाड़ के निकल रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं। बुद्ध के समकालीन 12 स्तूपों की चर्चा आती है। तो सबसे पहले हम आपको 8 स्तूप के बारे में बताएंगे, जिनका जिक्र आपको गंधार कला में मिल जाएगा, जो ईसा की पहली दूसरी सदी में बनाई गई थी, और उसका जिक्र आपको सांची के स्तूपों में, अजंता केव्स इत्यादि में मिल जाएगा, जहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि एक विद्वान जो है बुद्धा रिलिक्स को 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो वो जो प्राइमरी 8 स्तूपा हैं वो ये हैं: कपिल वस्तु, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है रामग्राम जो कि आज नेपाल का हिस्सा है, चौथा है पावा, पांचवा है अलकप्पा, छठा है वेथाददीपा, सातवां है वैशाली और आठवां है राजगृह। इसके अलावे भी 4 और समकालीन सबूत हैं बुद्धा के समय के। अभी तक जो 8 स्तूपों की चर्चा हुई है वो बुद्धा के बोन से, उनके अस्थियों से, उनके शरीर जो जलाए गए थे उसके राख अवशेष से बने हुए स्तूप की बात कर रहे थे, और अगले जो 3 की हम बात करेंगे वो भी बुद्धा के शरीर से ही रिलेटेड होंगे। तो आइए अब हम 9वें स्तूप की चर्चा करते हैं। 9वां स्तूप था द्रोण स्तूप। अब नालंदा विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र वेनसोंग जब गाजीपुर से वैशाली की तरफ आ रहे थे, तब उन्होंने गाजीपुर के ही इलाकों में द्रोण स्तूप देखा था और उसके बारे में उन्होंने डिटेल्स में लिखा। क्या लिखा उन्होंने कि हम एक टूटे फूटे स्तूप के निकट पहुंचे जिसका 10 to 20 फीट ऊंचा भाग अब तक वर्तमान है। आगे वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने पर उनके शरीर धातुओं को 8 राजाओं ने आपस में बांट लिया था। विभाग करने वाले विद्वान द्रोण ने अपने शहद लगे हुए घड़े में भर भर कर सबका भाग बांटा था और आप अंत में घड़ा लेकर चला गया था। अपने देश में पहुंचकर उसने उस पात्र के भीतर का चिपटा हुआ अवशेष खुरच कर एक स्तूप बनवाया तथा उस पात्र को भी प्रतिष्ठा देने के लिए स्तूप के भीतर रख दिया था, और इसीलिए इसका नाम द्रोण स्तूप है। अब जिन लोगों को भी इस बात का डाउट है कि द्रोण को ब्राह्मण कह दिया जाता है, अनुवादक जो है बड़ी चालाकी से उसको ब्राह्मण अनुवाद कर देते हैं। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर वो ब्राह्मण था तो स्तूप क्यों बनवा रहा था? सीधी सी बात है कि वो ब्राह्मण नहीं था बल्कि वो विद्वान था। और सबसे खास बात क्या है कि ये जितने भी मेधावी छात्र हैं जिनके नोट्स मिले हैं, उन्होंने अपनी किताबों में कहीं भी ब्राह्मण शब्द प्रयोग नहीं किया है बल्कि पोलमैन शब्द प्रयोग किया है। ये अनुवादक जो हैं ये धूर्तता करके ब्राह्मण अनुवाद कर देते हैं। अब चूंकि सम्राट अशोक ने जितने भी स्तूप थे सबको तोड़वा कर उनकी अस्थियां निकालकर और 84,000 स्तूप बनवा दिए थे बुद्धा के स्मृति स्थलों पर, तो इसका भी जिक्र किया है वेनसोंग ने। आगे वो लिखते हैं, सम्राट अशोक ने बुद्ध की स्मृति स्थलों को बनवाने के लिए 84,000 स्तूपों की रचना की थी। तब उन्होंने उस द्रोण स्तूप को तोड़कर बुद्धावशेष यानी उनकी अस्थियां और उस घड़े को निकाल लिया और प्राचीन स्तूप की जगह एक नवीन और बड़ा स्तूप बना दिया। अब आइए हम आपको 10वें स्तूप के बारे में बताते हैं। वो आपके दिमाग को हिला देगा, और जितने भी मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, आप लोग तो ध्यान से सुन लीजिए। आप शुरू से ही बुद्धिस्ट थे, इसका सबूत भी यहाँ मिलने वाला है। यहाँ से आपको सबूत मिलेगा कि बुद्ध के समय ही सारे के सारे मौर्य लोग बुद्धिस्ट थे। दरअसल नालंदा के होनहार छात्र फाहियान का नोट्स मिला है 5वीं सदी का। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के होनहार छात्र के नोट्स को तो आप तो गलत नहीं कह सकते, वो तो प्रमाण है, पूरी दुनिया मानती है। तो वो क्या लिखते हैं कि कुशीनारा में आ रहे थे तो रास्ते में जो गोरखपुर का क्षेत्र था वहीं कहीं पे पिपली वन था, तो बोलते हैं कि वहाँ पे उन्होंने अंगार स्तूप देखा था। अब ये स्तूप का नाम भी अंगार क्यों है, इसके पीछे भी एक रोचक घटना है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर जब उनके शरीर के सब धातुओं का विभाग हो गया, यानी 8 हिस्सों में 8 राजाओं को बांट दिया गया, तब मौर्य राजा लोग भी पहुंच गए कि हम बुद्ध को मानने वाले, हमारा अवशेष कहाँ है भाई। तो वहाँ पे जो द्रोण विद्वान था उसने सोचा कि अब हम क्या करें, तो उसने जितने भी अंगार थे, जो बुद्ध की चिता जलाई गई थी, जितने अंगार बचे थे उनको समेटा और
उनको सौंप दिया मौर्य लोगों को। तो फिर मौर्य लोग उसको लेकर पिपली बन गए और वहां पे उसका स्तूप बनवाया, जिसको 5वीं सदी में अपनी आंखों से फाहियान ने देखा था और लिखा था। अब जरा सोचिए, बुद्ध के समय में ही मौर्य लोग बुद्धिस्ट थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य हों या बिंदुसार हों या सम्राट अशोक हों, ये सब लोग बाय डिफॉल्ट मौर्य थे। फर्जी कहानी बना के हिंदू हिंदू अब वैदिक वैदिक ये पड़ा हुआ है। सही इतिहास पढ़िए, सही जगह से पढ़िए दोस्तों। कभी डिटेल्स में भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको अब 11वें स्तूप पे। अब इस 11वें स्तूप का जिक्र बहुत कम मिलता है, पर हम आपको बताएंगे। वेनसोंग जब नेपाल के रामग्राम से कुशीनगर की तरफ लौट रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में इसको देखा था और तब उसका जिक्र किया। उन्होंने अपने नोट्स में लिखा कि प्राचीन समय में जब तथागत भगवान का अंतकाल हुआ और उनका शरीर धातु विभक्त कर दिए गए, उस समय विद्वानों को कुछ भी नहीं मिला था। याद रखिएगा, ब्राह्मण आपको अनुवाद करके पकड़ाएगा, फंसिएगा मत। एक्चुअल जो किताब है उसमें पुलमैन शब्द लिखा हुआ है, ये अनुवाद करके जबरदस्ती ब्राह्मण करता है। तो जो विद्वान हैं उन लोगों को कुछ मिला नहीं, तो वो सब क्या किए, जहाँ बुद्ध को जलाया गया था शमशान पे गए और जो चिता की राख भस्म वगैरह थी उसी को उठा के लेके गए और उसी के अपने देश में स्तूप बनाकर पूजा किए। वही वो स्तूप था जिसको अपनी आंखों से वेनसोंग ने 7th सेंचुरी में देखा था और उसका नाम भस्म स्तूप बन गया, क्योंकि वो भस्म को उठा के बनाया गया था। 12वां स्तूप जो केसरी स्तूप, जो बुद्धा ने अपने भिक्षा पात्र दान दे दिया अपने शिष्य को, उनके शिष्यों ने उस पर एक स्तूप बना दिया था जिसको केसरी स्तूप कहा जाता है, जो आज भी अवेलेबल है और दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। वो एक 12वां स्तूप है जो बुद्धा के समकालीन है। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई क्या पुरातत्व से ऐसा सबूत कुछ मिला है? तो जी हाँ, केसरी स्तूप तो मिल ही गया है, लेकिन उसके अलावे जो बुद्धा के रेलिक्स पे, उनके शरीर धातुओं पे जो स्तूप बनाए गए थे, उनमें से 3 स्तूप मिल चुके हैं। चौंक गए ना? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 स्तूप मिल चुके हैं। आइए हम आपको एक एक करके उन समकालीन स्तूपों की चर्चा करते हैं।